Good evening, class. Good evening, sir. We were discussing RNA interference. RNA interference, in just brief, is actually a technique which takes place in all eukaryotic organisms as a method of defense. और इस टेक्निक में एक्सपेरिमेंट जो किया गया दैट वाज ऑन टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट की रूट्स पे अटैक करता है एक नीमाटोड. दैट नीमाटोड इज मिलॉइडिगाइन इनकॉग्निटा. और इस नीमाटोड के अटैक को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग दिस टेक्निक आरएनए इंटरफेरेंस. और इस टेक्निक में डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन होती है. डबल स्टैंड आरएनए इज अ मस्ट. ये बनना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं बनेगा तो आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट भी नहीं हो सकता. और डबल स्टैंड आरएनए को बनाने का जो एक तरीका जो लास्ट टर्न पे आई वाज डिस्कसिंग, we have to introduce the genes in nematode in tobacco in such a manner that it forms both sense and antisense RNA. That is how the double standard RNA is formed. और जैसे कि लास्ट टर्न पे समनाश की कैसे करेंगे तो मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल कि ए और बी ये दो स्ट्रैंड्स हैं, तो हमें इन स्ट्रैंड्स को ऐसे इंट्रोड्यूस कर देना है कि हमारे पास जब ट्रांसक्रिप्शन हो तो वी हैव दी mRNA ए. जैसे अगर ए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सपोज अगर आपको लग रहा है, तो mRNA ए स्ट्रैंड का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया. और सिमिलरली यहाँ पे mRNA बी का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा. बिकॉज अगर मान लो कि अगर आपको लगता है कि दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो सकता है, तो एक तरीका मैंने बताया कि हम जीन्स को इस तरीके से लगाएंगे कि दोनों स्ट्रैंड हमको आरएनए के मिल जाएं. और फिर हम देखेंगे उसमें कि हमारे पास दोनों आरएनए, एमआरएनए ए और एमआरएनए बी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन के तैयार हो जाता है. तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के को इनिशिएट करने के लिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से फर्दर आरएनए इंटरफेरेंस को कराने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन है जो आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट करेगी. एंड दैट प्रोटीन इज डाइसर. डाइसर एक आरएनएज है. ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे लगेगा. सपोज अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए इस टाइप से है और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ये ब्रेक कर देता है,
तोड़ देता है डाइसेक्ट और बनाता है siRNA, दैट इज शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA। शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA डबल स्ट्रैंड RNA को ऐसे कट करेगा तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, डबल स्ट्रैंड RNA ही होते हैं वो भी। इनको शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA हम कहते हैं। ये शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ये शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA जो हैं ये एसोसिएट करते हैं प्रोटीन्स के साथ, और इन प्रोटीन्स का नाम होता है, व्हाइट कलर से जो मैंने ये सर्कल मारा है ना, ये प्रोटीन हो गए, एंड दिस इज आर्गोनॉट प्रोटीन। और ये भी एक RNase तरीके से ही, RNase ही है ये भी एक, जो RNA को कट करेगा। सेम चीज, कोई ऐसा मतलब प्रोटीन का नाम अलग है लेकिन ये RNA को कट करने वाली प्रोटीन होती है। टारगेट RNA को, इनको नहीं कट करना इसको। ये जो स्ट्रक्चर बन गया है शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA, छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड RNA और साथ में आर्गोनॉट प्रोटीन जब जुड़ी है तो जो ये स्ट्रक्चर बन गया है ना, इसको हम एक नाम देंगे रिस्क, दैट इज RNA induced silencing complex। RNA induced silencing तो रिस्क में क्या है? रिस्क में है डबल स्टैंडर्ड RNA है, छोटे छोटे पीसेस, उसको आप शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA यू आर कॉलिंग देम, और along with it there is a protein, argonaut protein, and this forms risk। अब ये रिस्क प्लांट सेल में बन गया। now this is formed inside the plant cell, और अब ये क्या करेगा बन के? जब नीमाटोड इस पे अटैक करेगा इन फ्यूचर, तो नीमाटोड के लार्वे अटैक करते हैं बेसिकली। द पॉइंट इज दिस, द अटैक इज डन बाय द नीमाटोड लार्वा। तो नीमाटोड लार्वा जब इस पे अटैक करता है ना,
So it feeds upon it. It feeds upon the plant cell. प्लांट सेल पे फीड करेगा और प्लांट सेल के अंदर वी हैव फॉर्म्ड दिस शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए एंड रिस्क बना बैठा है। तो ये रिस्क अब प्लांट सेल से चला जाएगा नीमाटोड के अंदर, बिकॉज नीमाटोड इज ट्राइंग टू ईट इट. Nematode will be trying to eat plant cell, definitely trying to feed upon plant cell, and this risk will be moving into it. तो अब नीमाटोड अटैक देखते हैं. दिस इज नीमाटोड लार्वा जो अटैक कर रहा है. और ये रिस्क विल बी मूविंग इनटू नीमाटोड और वहां जाके इस रिस्क की एक प्रोसेस चलेगी दैट इज कॉल्ड अनवाइंडिंग. अनवाइंडिंग में एक स्ट्रैंड जो आरएनए का है रिस्क में से वो निकल जाएगा. अनवाइंडिंग मतलब क्या होता है? वाइंड का ऑपोजिट. आपको ओपन करना है. यू हैव टू ओपन इट. वन ऑफ द स्ट्रैंड विल बी रिमूव्ड. तो सेंस वाला जो आरएनए स्टैंड होता है वो निकल जाता है. एंटी सेंस बचता है. So one of the strand gets removed और जो बच गया है this one is the antisense RNA. One of the strand gets removed. One of the strand gets removed. The sense strand gets removed and only one strand remains, antisense. अब ये जो एंटीसेंस वाला है ये से किसी टारगेट एमआरएनए पे अटैक करेगा. अब ये अटैक किसी टारगेट एमआरएनए पे करेगा. सपोज ये बना देता हूं एमआरएनए जो कि टारगेट है. नीमाटोड का कोई एक ऐसा एमआरएनए जो नीमाटोड को जिंदा रहने में हेल्प करता हो. नीमाटोड को जिंदा रहने में अगर कोई आरएनए कोई प्रोटीन हेल्प करती है तो उस प्रोटीन को बनना बंद कर दिया जाए. उस प्रोटीन की फॉर्मेशन को खत्म कर दिया जाए. और प्रोटीन की फॉर्मेशन तभी खत्म हो सकती जब उसके आरएनए को खत्म कर दें, खराब कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें. इसी को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस या एमआरएनए साइलेंसिंग कहते हैं. तो ये जो एंटीसेंस आरएनए है ये हमारे टारगेट एमआरएनए में कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री होगा और बाइंड करेगा. सपोज यहां बाइंड कर गया, यहां बाइंड कर गया, यहां बाइंड कर गया. जहां जहां पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी वहां पे वो बाइंड कर जाएगा. और आर्गोनॉट जो साथ में है इसके वो उसको वहां से कट कर देगी आरएनए.
तो टारगेट एमआरएनए कट हो गया, पीसेस में आ गया, और जब ये पीसेस में आ गया दैट मीन्स अब ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से नीमाटोड विल डाई। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो। क्या रिपीट करूं? सर स्टार्टिंग का एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। ओके, कॉपी कर लो पहले। सर जैसे ये नीमेटोड का अटैक के लिए ये वाला मैकेनिज्म वर्क करेगा, अगर एस्केलियल मेंथस अगर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं बोल रहा कि ये जो मैकेनिज्म है ये नीमेटोड पर ही सिर्फ वर्क करेगा, अगर जैसे नीमेटोड के अलावा अगर दूसरा कोई स्पेसिस आया इंसेक्ट का ही, तो उस पे ये काम नहीं होगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नीमाटोड के लिए ही होगा। आरएनए इंटरफेरेंस जो हमने करवाया है, हमने स्पेसिफिक इस पैरासाइट के लिए करवाया है। तो सर हर पैरासाइट के लिए अलग अलग होता होगा फिर? हाँ बेटा, अलग अलग होगा, सेम तो सर कैसे हो हमें जाएगा? तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से क्रॉप में कौन से पैरासाइट आ रहे हैं? पैरासाइट तो बहुत सारे आएंगे। बट एक मेजर पैरासाइट जो टबैको की यील्ड को कम कर रहा था, हमने उस पर टारगेट किया। किसी ना किसी का तो एक मेजर पैरासाइट होता ही है। जैसे कॉटन के लिए कॉटन बॉलवर्म होता है, बोरर होते हैं। पैरासाइट तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कोई एक मेजर पैरासाइट तो होता है ना जो ज़्यादा डैमेज करता हो, बाकियों से इतना फर्क ना पड़ता हो। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। यस। करवाने के लिए सबके लिए करवा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था प्लांट सेल में। नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस किया था प्लांट सेल में। ये वो जीन्स हैं जो कुछ प्लांट को हार्म नहीं करने वाले, दे विल नॉट हार्म द प्लांट। और प्लांट में इंट्रोड्यूस कैसे करना, इसका तरीका हमने प्रीवियस चैप्टर में एक वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अकॉर्डिंग पढ़ा था। इसके पास जो प्लाज्मिड होता है वो प्लांट सेल में डिजायर्ड जीन को डिलीवर कर देता है। अगर तुम्हें याद हो, हमने बताया था। तो हम
एग्रोबैक्टीरियम में जीन लगा देंगे नीमाटोड का, लेकिन ये नीमाटोड का जीन प्लांट में डिजीज कॉज नहीं करेगा। नीमाटोड का ये जीन प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस, और जब ये जीन प्लांट सेल में जाएगा, इस जीन को हमने इस तरीके से लगाया है कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, जिसमें सेंस स्ट्रैंड भी बनेगा और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनेगा। आरएनएआई को बनाने के लिए, करने के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन जरूरी है। RNAi is started by double stranded RNA only. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से शुरू नहीं हो सकती है, उस पर डाइसर वर्क नहीं करेगा। डाइसर हमेशा डबल स्टैंड आरएनए पे करेगा। डाइसर एक प्रोटीन है, आरएनएज है, जो डबल स्टैंड आरएनए को कट कर देता है और छोटे छोटे शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए बनते हैं। ओके अंकुरपल, actually dicer will work upon the double strand RNA, and in any case if you want कि जैसे मान लो कि आपने नीमाटोड के जीन्स दिए हैं, तो Y2 अगर हम उनको सिंगल स्टैंडर्ड रखेंगे तो नीमाटोड की कोई प्रोटीन बन सकती है प्लांट सेल के अंदर, तो we will not allow any other protein to be formed inside the plant cell. If the RNA will be double stranded, it will not form any protein. If RNA will remain single stranded, it may form protein also inside the plant cell. And we don't want कि nematode की कोई protein plant cell में बने। तो अच्छी बात है ना, फिर RNA उसके लिए double strand RNA ही रहे, ताकि वो translation कुछ ना करे, वो सिर्फ short interfering RNA की formation करे। Okay अंकुरपल, you were asking ना? तो डबल स्ट्रैंड आरएनए कभी कोई प्रोटीन तो बनाएगा नहीं, बस उस पर डाइसर लग जाएगा। डाइसर एक प्रोटीन है जो शुरुआत करेगी आरएनए इंटरफेरेंस की, विल बिगिन आरएनए इंटरफेरेंस। डबल स्ट्रैंड आरएनए को ब्रेक कर देगी ये, और कुछ छोटे छोटे आरएनए के पीसेस बनेंगे, और ये भी डबल स्ट्रैंड ही होंगे, और इन आरएनए के पीसेस को हम लोग शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए कहते हैं। siRNA से इसको एब्रिविएट करते हैं। इस siRNA के साथ हमारे पास एक प्रोटीन एसोसिएट कर जाएगी। दैट प्रोटीन विल बी इज नेम्ड आर्गोनॉट प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में होती है। ये दोनों प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ही होती हैं, डाइसर भी और आर्गोनॉट भी। एनसीईआरटी इसका मेंशन नहीं करती है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है कि आरएनए को शुरू करने का काम डाइसर का है। ये बात हम लिख सकते हैं, एंड में भी लिख लेंगे हम कि आरएनए इज इनिशिएटेड बाय डाइसर। आर्गोनॉट प्रोटीन के साथ जब ये आरएनए, छोटे छोटे आरएनए एसोसिएट करेंगे तो इसको रिस्क कहते हैं। वी कॉल इट रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये रिस्क हमारे प्लांट सेल में बन चुका है। हर यूकैरियोटिक सेल में ये बनता है। मेरे सेल में भी बना हुआ है, अभी आपके सेल में बना हुआ है, अभी किसी प्लांट सेल में भी बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे हमको जबरदस्ती बनवाने पड़ते हैं ताकि डिजीज को हम कॉम्बैट कर सकें, जैसे कि यहाँ पे करवाया गया। तो रिस्क जो है ये फॉर्म्ड है inside the plant cell, और जैसे ही नीमाटोड इस पे फीड करता है, नीमाटोड का लार्वा होता है बेसिकली जो इस पे फीड करता है, जो रूट्स पे अटैक करता है। तो जैसे ही नीमाटोड इस पे अटैक करेगा रूट पे, तो रूट्स के
प्लांट सेल पे जब वो फीड करने की कोशिश करेगा तो ये रिस्क अब उसके अंदर जाएंगे इनसाइड द नीमाटोड, और वहां जाकर के अनवाइंडिंग होती है, मतलब एक स्ट्रैंड निकल जाएगा आरएनए का, और वो जो स्ट्रैंड निकलेगा आरएनए का दैट विल बी द सेंस वन, और जो पीछे छूट जाएगा दैट विल बी द एंटी सेंस। अब ये एंटी सेंस आरएनए जो है ये कहीं ना कहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री किसके ऊपर होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा टारगेट आरएनए के ऊपर। टारगेट आरएनए किसका है? नीमाटोड का है। हम उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे जो नीमाटोड के जीन्स दिए हैं प्लांट को, उसने ऐसे आरएनए बनाए हैं जो किसी स्पेसिफिक आरएनए पे जाकर के बाइंड करके उसको काट सकें, और वो स्पेसिफिक आरएनए जो टारगेट आरएनए जिसको कह रहा हूं मैंने उसको टारगेट क्यों किया है? क्योंकि वो एक हो सकता है ऐसा आरएनए हो जो ऐसी प्रोटीन बनाता हो जो नीमाटोड को जिंदा रखने में मदद करती हो। जैसे मान लो कोई रेस्पिरेशन की प्रोटीन बनती हो, रेस्पिरेशन के लिए कोई एंजाइम बनता हो, एंजाइम भी तो प्रोटीन ही होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो एंजाइम प्रोटीन बनना बंद हो जाए नीमाटोड के अंदर, जिससे नीमाटोड को डेफिशिएंसी की वजह से मृत्यु हो जाएगी और टोबैको प्लांट बच जाएगा। वही हमने किया। टारगेट एमआरएनए को कट करना, इसी को आरएनए इंटरफेरेंस या एमआरएनए साइलेंसिंग कहते हैं। जहां जहां पे ये बाइंड करेगा आर्गोनॉट के साथ, आर्गोनॉट जो व्हाइट कलर की मैंने सर्कल बना रखी है, वो वहां पे तो कट कर देगी। इट विल कट दी टारगेट एमआरएनए एंड अल्टीमेटली प्लांट विल बी सेव्ड। अब आया समझ में अभिषेक? यस सर। तो इसमें एक लाइन ये लिख सकते हैं कि RNAi is initiated by dicer और एक पॉइंट ये लिख सकते हैं transgenic tobacco producing short interfering RNA protects itself from root knot disease। सही बात है। ट्रांसजेनिक टोबैको जो शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए को बना रहा होगा वो अपने आप को रूट नॉट डिजीज से बचा लेगा कि नहीं? स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? ट्रांसजेनिक का मतलब जिसमें हमने नीमाटोड के जीन्स दे दिए हैं, उसकी बात कर रहे हैं, राइट और नॉट?
ओके तो एनसीईआरटी जो एक पॉइंट लिखती है कि आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए which silences the target or pathogenic mRNA. NCERT writes this point. I hope you all have observed it. लेकिन बस ये कि NCERT ये पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखती, NCERT नहीं बताती कि डबल स्टैंड आरएनए कैसे बनता है, NCERT नहीं बताती कि डबल स्टैंड आरएनए को शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए कैसे बनते हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसी टारगेट एमआरएनए पे अनवाइंड होकर के बाइंड करता है, ये भी एनसीईआरटी नहीं लिखती है। एनसीईआरटी सिर्फ डायरेक्टली ये लिखती है कि डबल स्टैंड आरएनए विल बी फॉर्म्ड एंड दैट विल बाइंड ऑन टू द टारगेट एमआरएनए एंड किल इट। तो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, और एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से अपनी पहले बनाते हैं ताकि हमें एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को समझ में आ पाए हमें, तो हम ये पूरा काम करते हैं। बायोटेक applications in medicine. About 30 recombinant proteins have been formed worldwide. Out of which 12 have been marketed in India. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स करीब 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे हम एप्लीकेशंस इन मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मतलब कि बायोटेक से जो आप प्रोटीन बना रहे हो उसका क्या फायदा है, उसका फायदा क्या है। तो अब जैसे एक बहुत अच्छी प्रोटीन है, 12 प्रोटीन्स हैं जो भारत में मार्केट होती हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, इंटरल्यूकिन है, अल्फा इंटरफेरॉन है, गामा इंटरफेरॉन है, ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर 8 है, एफएसएच है, इरिथ्रोपोइटिन है, इंटरल्यूकिन्स हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है जो हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज तुमने पढ़ा हुआ है, क्लॉट बस्टर वो है। तो ये सब प्रोटीन्स है। हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन है उसके अंदर। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो भारत में मार्केट की गई हैं।
लेकिन उसमें से बहुत एक अच्छी प्रोटीन जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, और जो एनसीईआरटी में भी डिस्कस्ड है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जिसको हम लोग ह्यूम्यूलिन कहते हैं, ह्यूम्यूलिन, ह्यूमन इंसुलिन। अगर शॉर्ट फॉर्म देखें ना तो ह्यूम्यूलिन मतलब हो गया ह्यूमन इंसुलिन। तो सबसे पहले तो ह्यूमन इंसुलिन को आइसोलेट किसने किया था? बैंटिंग एंड बेस्ट were able to isolate या obtain, चलो कह लो, इंसुलिन from pancreatic islets। islets ऑफ लैंगरहैंस तो मुझे लगता है सारे बच्चे जानते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ डॉग, डॉग के पैनक्रियास से सबसे पहले इंसुलिन को निकाला गया। बैंटिंग और बेस्ट दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम किया था, समझे? फ्रॉम पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ डॉग विद द हेल्प ऑफ एक तीसरा बंदा है मैक्लियोड, इसकी मदद से इन्होंने डॉग के पैनक्रियास से इंसुलिन को ऑब्टेन किया, और फिर एक चलन बन गया कि अब इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से ऑब्टेन करी जाएगी एनिमल्स के। लेकिन पैनक्रियास से ऑब्टेन तो करी जाएगी, लेकिन इसके लिए तो फिर बहुत सारे एनिमल्स को मारना पड़ेगा, बहुत सारे एनिमल्स को कट करना पड़ेगा, बिकॉज पैनक्रियास से अगर ऑब्टेन करना है। Insulin obtained from animals posed following concerns। कुछ कंसर्न्स हैं जो एनिमल इंसुलिन के लिए बनते हैं। जैसे क्या? पहला कंसर्न तो ये है कि there was increased slaughtering of animals, increased slaughtering of animals। एनिमल्स मर रहे थे, स्लॉटर हो रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे। दूसरा, इंसुलिन ऑफ एनिमल ओरिजिन caused allergies in some people। एनिमल ओरिजिन की जो इंसुलिन है
उसने कुछ लोगों में एलर्जी कॉज कर दी, तो फिर ये कंसर्न हो गया कि भाई एनिमल की इंसुलिन वैसे तो होती सेम ही है, इट इज सेम सीक्वेंस, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, एवरीथिंग इज सेम, बट ओनली थिंग इज दैट कि अब एलर्जी हो गई तो हो गई, क्या कर सकते। तो ये दो कंसर्न थे एनिमल से इंसुलिन के ऑब्टेन करने में, इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाने की कोशिश की गई, दैट वाज द मेन कंसर्न। वो कैसे किया हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंसुलिन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इंसुलिन कौन बनाता है, कौन से सेल्स पेनक्रियास के बनाते हैं। सर ये क्या लिखा है, मैक्लियोड? मैक्लियोड, मैक्लियोड, MECLEOD। ओके सर। पर्सन का नाम। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, सब जानते हैं। Initially, insulin is produced as immature form, called proinsulin. Initially, insulin is produced as immature form, called proinsulin. Having three chains, three peptides. Chain A, B and C. तीन चेन है A, B एंड C। इमेच्योर इंसुलिन में, जिसको प्रो इंसुलिन कह रहे हैं, और सर्कुलेशन में आने से पहले एक चेन निकल जाएगी। Before coming into blood circulation, chain C is removed. चेन सी हट जाएगी, तो इसका मतलब मैच्योर इंसुलिन के पास दो ही चेन है, ए एंड बी। दो चेन हो गई मैच्योर इंसुलिन के पास। देयरफॉर therefore
mature insulin contains two chains only. That is chain A and chain B. चेन ए के पास कितने अमीनो एसिड हैं? चेन ए हैज 21 amino acids. And chain B has 30 amino acids. So total अगर देखें हम, total is equal to 51 अमीनो एसिड्स. 51 अमीनो एसिड्स हैं जो टोटल हैं. और दोनों चेन के बीच में अगर हम बॉन्ड देखें, दोनों चेन जो हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? बोथ चेन्स A and B are joined by दो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. दो बॉन्ड्स होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. और तुमको बताया था मैंने कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कौन सी अमीनो एसिड्स बनाती हैं? Which amino acid forms disulfide bond? Cysteine, methionine. Cysteine and Methionine. methionine का भी नहीं बनाती disulfide bond. Only cysteine forms. methionine का सल्फर फ्री नहीं है. So chain A, chain B, और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. And there are two disulfide bonds, interchain. और एक लेकिन इंट्राचेन भी होता है, वो चेन ए में होता है. खैर हमें तो इंटरचेन से मतलब है कि दोनों पेप्टाइड्स जो हैं आपके चेन ए और बी, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं. तो सर आपने दोनों बना दी. क्या हो गया? सर दोनों चेन है. मतलब दोनों चेन ए है, मतलब एक चेन ए है एक चेन बी है. जो छोटी वाली ए है, जो बड़ी वाली बी है. एक में 21 अमीनो एसिड है और एक में 30 अमीनो एसिड है.
11वें क्रोमोसोम के ऊपर चेन ए और बी के जीन्स होते हैं। 11th क्रोमोसोम के ऊपर चेन ए एंड बी के जीन्स होते हैं। और अगर जीन्स के न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो चेन ए के जीन के पास 63 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और चेन बी के जीन के पास करीब 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये 63 और 90 हमने कैसे निकालेंगे, क्या तुम्हें ये तो आइडिया होगा ही होगा। कोई आइडिया है कि 63 और न्यूक्लियो 63 और ये कैसे हैं? ये कैसे कर लिया हमने 63 और 90? 3 कोडॉन्स मेक 1 अमीनो एसिड, दैट्स गुड। 3 कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाते हैं, करेक्ट। तो उस बेसिस पे कह सकते हैं कि we have a total of 153 nucleotides, in which 63 belong to chain A and 90 belong to chain B. थोड़ी जानकारी इंसुलिन की पता होनी चाहिए कि 11वें क्रोमोसोम पे इसके जीन्स हैं और चेन ए और बी जो है ये मेन चेन होते हैं। नहीं, स्टॉप कोडॉन होगा नहीं, जो मेनली प्रोटीन बनाता है सिर्फ उसी जीन की बात कर रहे हैं। अब क्या करें इनका, इतनी पढ़ाई करने के बाद करना क्या है? करना ये है कि इसकी जो फर्दर फॉर्मेशन थी वो एक कंपनी ने करी, अमेरिकन कंपनी ने, इन 1983। एली लिली an American company prepared two DNA sequences corresponding to chain A and chain B. (1983) में एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाए थे corresponding to chain A and chain B. क्योंकि 11th क्रोमोसोम पे चेन ए और बी के जीन है तो स्टडी कर लिया, स्टडी करने के बाद जीन्स तो आप बना सकते हो।
और इनको इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई के अंदर। एंड इंट्रोड्यूस्ड देम separately in E. coli using PBR 322 as vector। E. coli होस्ट हो गया, PBR 322 हो गया हमारा वेक्टर। उस वेक्टर में हम जीन्स लगाएंगे और E. coli में इंट्रोड्यूस करेंगे। दोनों नाम आपको पता है, E. coli होस्ट आपको पता है, PBR 322 आपको वेक्टर पता है। दोनों चीजें आपको पता है, नई चीज नहीं है आपके लिए। The genes were linked to laxed gene and recombinants were selected using blue-white screening। आई होप सबको पता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, सबको पता है लैक्जेड जीन, सबको पता है PBR 322 वेक्टर, सबको पता है ई कोलाई, सबको पता है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है और कैसे रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और फिर इन रिकॉम्बिनेंट्स को हम बायोरिएक्टर्स में मल्टीप्लाई करवाते हैं। और हमने जीन्स को अलग अलग इंट्रोड्यूस किया है। एक सेट ऑफ बैक्टीरिया को चेन ए दे दिया है, दूसरे सेट ऑफ बैक्टीरिया को चेन बी दे दिया है, अलग अलग बायोरिएक्टर्स में। एक बायोरिएक्टर से चेन ए निकाल लिया गया, दूसरे से चेन बी ले लिया गया और दोनों को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को बना करके इंसुलिन की फॉर्मेशन कर दी गई। Chains A and B were obtained separately, अलग अलग ऑब्टेन किया है। And then joined by disulfide bonds। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को बनाना थोड़ा सा चैलेंज था कंपनी के पास, लेकिन वो हो गया, इट वाज डन। मेन चैलेंज for the company was to obtain insulin
in mature form. That is formation of disulfide bonds. लेकिन कोई नहीं, challenge accepted, done, completed, and this is how genetically engineered insulin was being formed from transgenic E. coli. Escherichia coli is the host. So recombinant products ये तो हो गया. Which are approved in India are कौन कौन से प्रोडक्ट्स भारत के अंदर चलते हैं जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनवाए जाते हैं. जैसे कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन तो हो ही गया, ई कोलाई से बनता है. तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स भारत में चलते हैं अभी जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं? इसमें दो के नाम तो अभी आपके सामने आ चुके हैं. एक तो यही जो लिख रहा था मैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. दूसरा तुम लोग पढ़ चुके हो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, तुमको पढ़ाई थी मैंने, रिकॉम्बिवैक्स HB, इफ यू रिमेंबर द नेम. इसके अलावा आप लोग बॉटनी में भी ये नाम पढ़ते हो और मैं भी पढ़ाता हूँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज, विच यू नो इज अ क्लॉट बस्टर, जो आप लोग याद करते हो. इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का नाम भी सब जानते हैं, जो आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, सबने पढ़ा हुआ है. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी ई कोलाई से बना लेते हैं. ह्यूमन इंटरल्यूकिन, ये इंटरल्यूकिन से मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाए थे. ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी प्रोटीन है, जो ग्रैन्युलोसाइट्स तुम लोगों ने अगर पढ़े हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, उनको स्टिमुलेट करने के लिए. और ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेज भी आता है जो करता है काम. ग्रैन्युलोसाइट के साथ मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करता है.
मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसको CSF से एब्रीवेट कर लेते हैं। जैसे इसको मैं GCSF कह सकता हूं और इसको मैं GM कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मतलब ये जो बी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने मतलब जो आपके जो ये WBCs हैं, WBCs को एक्टिवेट करने के लिए। WBCs में भी ग्रैनुलोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए। और जहां तक बी सेल्स और टी सेल्स का सवाल है, उसको तो इंटरल्यूकिन्स कर देगा, ये इंटरल्यूकिन जो है वही कर देगा। एक FSH हार्मोन भी यूज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग FSH। एक हम लोगों ने कैंसर के अगेंस्ट एक प्रोटीन पड़ी हुई है, अल्फा इंटरफेरॉन। गामा इंटरफेरॉन, ये सब कैंसर के अगेंस्ट बहुत इजीली यूज हो जाती है। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो तुम लोग पढ़ते हो हीमोफीलिया ए के लिए, वो भी भारत में इस्तेमाल हुई है। तो ये कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं, 12 recombinant proteins have been marketed in India out of 30 are being used world over। NCERT का डेटा है ये, it's written in NCERT 30 and 12, और बाकी 12 के नाम लिख दिए हैं। ये नेम्स एग्जाम में एसेस तो कभी नहीं आए, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स कोई ऐसी प्रोटीन्स नहीं है जो हमने पढ़ी नहीं हुई है, एक्चुअली हमने सबने ये पढ़ी हुई है, इसलिए इनका नाम लिखा है मैंने। हाँ, 2 आपके एडिशनल आपको बताई गई हैं। 10 प्रोटीन के बारे में तो आप जानते हो, 2 आपको एक्स्ट्रा बताई गई हैं। इसमें 10 में 2 आगे हो गई, 12 हो गई। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये 2 नाम आपने नए पढ़े, बाकी 10 नेम्स आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इन दी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं या कैंसर में हमने इंटरफेरॉन्स पढ़े थे, अल्फा इंटरफेरॉन्स। कोई डाउट है इसमें? एनीवन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम? एक के बारे में डिटेल पढ़नी है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन की डिटेल हमने पढ़ी। DNA सीक्वेंसेस वर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। यस, हम DNA बना सकते हैं आराम से, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने DNA को आइसोलेट कर लिया इंसुलिन के, तो बाय PCR उसके बहुत सारे नंबर्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। अंकुर पल, वी नो PCR बिकॉज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग hundreds of E. coli और thousands of E. coli, है ना, billions, trillions of E. coli are there, and for transforming these E. coli you need to have large number of DNA sequences of chain A and B. So you must be having such large number of DNA sequences, and PCR is synthetic in vitro replication, isn't it, Ankur Pal? Yes sir, yes sir। तो it's all synthetic, सब कुछ सिंथेटिक ही चल रहा है, और now we can form DNA, हम DNA बना सकते हैं।
आई होप यू नो हरगोविंद खुराना ने डीएनए बना लिया था। तो अब ये जितने भी डीएनए बनाए जाते हैं इनकी सीक्वेंसिंग स्टडी कर ली जाती है एंड देन दे आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। Understood? So let's give a new heading. Gene therapy, a new application in medicine. Gene therapy. जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिससे हम लोग जेनेटिक डिफेक्ट्स को ट्रीट करते हैं। टेक्निक टू ट्रीट genetic defects. Prenatal और postnatal, जन्म से पहले और जन्म के बाद। जन्म से पहले भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जन्म के बाद भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो ट्रीटमेंट फॉर द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इज प्रीनेटल और पोस्टनेटल। मतलब प्रीनेटल ट्रीटमेंट या पोस्टनेटल ट्रीटमेंट जो है दैट इज जीन थेरेपी। First case of gene therapy was reported in a 4-year-old girl who was suffering from ADA, deaminase deficiency. सबसे पहला केस जीन थेरेपी का एक 4 साल की लड़की में 1990 में रिपोर्ट होता है। यहां पे लिखे दो छोटा सा, इन 1990। ईयर भी याद कर लेना क्योंकि ईयर पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं।
और जितने भी ईयर एनसीईआरटी के अंदर है एटलीस्ट वो तो याद करिए। पहला केस जीन थेरेपी का रिपोर्ट हुआ 1990 में 4 साल की लड़की में जो एडीए डेफिशिएंट थी। एडीए इज एन एंजाइम which is involved in stimulation of the immune system, और बहुत required enzyme। ADA is required for proper functioning of immune system। Deficiency of ADA causes बीमारी का नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, कंडीशन का नाम पढ़ाया था आपको मैंने, स्किड। रिमेंबर स्किड, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीए की डेफिशिएंसी से एक बीमारी है जो हो गई है इस 4 ईयर की गर्ल को, दैट इज कॉल्ड स्किड। और स्किड में ना तो टी सेल नहीं मैच्योर हो पा रहे, बी सेल भी नहीं हो पा रहे, तो अब डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सेल से शी इज प्रोन टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, minor or major, any infection, the child is prone to infections and the life becomes very less. कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसका? अच्छा, इसमें हुआ क्या है मैं लिख देता हूं, डेफिशिएंसी ऑफ immune cells such as T cells। ट्रीटमेंट, treatment involves क्या कर सकते हैं। अब उसके पास अगर एडीए नहीं बन रहा है तो हम फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें, और नहीं तो फिर एक काम और हो सकता है, जो एडीए एंजाइम नहीं है उसके पास, उसको एडीए इंजेक्ट कर दिया जाए। एंजाइम एडमिनिस्ट्रेशन, या रिप्लेसमेंट, इन विच क्या करेंगे, फंक्शनल एंजाइम देंगे।
in which functional ADA is injected into patient's body. तो एक तरीका ये हो सकता है कि भाई एंजाइम देते हैं या बोन मैरो ट्रांसफर का तरीका होता है, वो भी कर सकते हैं। जैसे क्या हम जानते हैं कि ये जीन खराब है तो हम लिम्फोसाइट ऑब्टेन कर सकते हैं पेशेंट से और उसको एडीए का जीन दे सकते हैं। As a first step towards gene therapy, lymphocytes are obtained from patient cultured आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर करेंगे। And provided with ADAC DNA using retroviruses। और आप जानते हैं रेट्रोवायरसेस के लिए मैंने पढ़ा था डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस को हम लोग यूज करते हैं ना एज अ वेक्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एडीए-सी लिम्फोसाइट्स में एडीए-सी डीएनए को कैसे एंटर करते हैं, कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। रेट्रोवायरसेस का, और हम डीएनए को दे देंगे लिम्फोसाइट्स को, कल्चर्ड लिम्फोसाइट्स को हम देंगे और अब ये जेनेटिकली इंजर्ड लिम्फोसाइट्स को वापस दे देंगे पेशेंट। These genetically engineered lymphocytes are returned back to patient ठीक है। लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स क्या इमॉर्टल हैं? क्या ये मरेंगे नहीं? But these lymphocytes are not immortal। मर जाएंगे भाई कुछ टाइम बाद, ठीक है। ये इम्यून सेल हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं बिकॉज इनके पास एडीए का करेक्ट जीन है, तो ये काम करेंगे बेटर तरीके से। लेकिन ये इमॉर्टल तो है नहीं, ये तो मर जाएंगे। सो पेशेंट requires periodic infusion, मतलब periodic injection
या पीरियोडिक एंट्री या पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार कुछ टाइम बाद दोबारा से लिम्फोसाइट देना पड़ेगा, फिर कुछ दिन चलेंगे फिर दोबारा लिम्फोसाइट देना पड़ेगा, फिर वो कुछ दिन चलेंगे फिर दोबारा देना पड़ेगा लिम्फोसाइट। तो ये नहीं कि एक बार में ठीक हो गया ना, करेक्ट मेथड नहीं है, मतलब परमानेंट क्योर नहीं हो सकता। तो जो भी आपने ऊपर पढ़ा, चाहे आप एडीए का एंजाइम दे दो, एडीए एंजाइम दे दो, वो भी कुछ दिनों बाद देना पड़ेगा दोबारा। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी सक्सेसफुल क्योर नहीं हो पाता है। तो जितने भी आपने ऊपर 3 ट्रीटमेंट पढ़ लिए ना, ये परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। The above treatments are not permanent cure. तो परमानेंट क्योर कुछ हो सकता है क्या? परमानेंट क्योर हो सकता है कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम ये जीन बोन मैरो के स्टेम सेल्स में अगर लगा दें तो शायद कुछ ये परमानेंट क्योर हो सकता है। But if gene isolated from marrow cells, बोन मैरो के सेल से कोई जीन निकाल के एडीए का is introduced in early embryonic stage, इट कुड बी, कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मानते हैं ऐसा हो सकता है, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। कुड बी अ परमानेंट क्योर, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल। कोई डाउट है, कंसर्न तो आप पूछ सकते हैं। कुछ एक दो बच्चों के डाउट्स टेलीग्राम पे थे, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ अभी, इफ यू वांट। धनंजय तुम्हारे डाउट्स थे शायद। अंशिका तुम्हारा भी एक डाउट था, आई थिंक तुमने शायद थर्मो रेगुलेशन और होम्योस्टैसिस के लिए पूछा है। तो homeostasis is a general term that is to maintain internal stability, and thermoregulation is a part of homeostasis. मतलब है तो वही चीज, पर homeostasis is a general term which is being taken for everything inside the body, whether it is concerned with thermoregulation or mineral metabolism, mineral balance in the body, energy balance in the body, anything. If we want to have a stability, internal stability, that is called homeostasis. And thermoregulation is when we are controlling the temperature. So again, it is a part of homeostasis only. Is it clear or any doubts?
Okay, you got that. Why bone marrow transplantation is not permanent cure? Bone marrow transplantation हर बोन में नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है, और समय के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो भी होता है। और मैं बताऊं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि बोन मैरो जो हम डोनर का देते हैं, समटाइम्स दिस बोन मैरो कैन अटैक द recipient's body also. So you cannot change the bone marrow of every bone inside the body. It's only a part of it. So it cannot be a permanent cure, Sanya Soni. And sometimes the bone marrow of the donor can cause an ulta reaction against the recipient's body. जो कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना ग्राफ्ट ने, वैसे तो हम लोग ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए पढ़ते हैं कि जो रेसिपिएंट की बॉडी होती है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे जो ग्राफ्ट आपने लगाया, क्योंकि उसमें इम्यून सेल्स थे, बी सेल्स एंड टी सेल्स, अब पेशेंट के पास तो बी सेल टी सेल थे नहीं, तो आपने बाहर से जैसी ग्राफ्ट लगाया तो उस बी सेल और टी सेल ने क्या किया, उस पेशेंट को इम्यूनिटी देने की बजाय उस पेशेंट पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो जिसे कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, तो वैसे ही हमने तो नेकी करी थी और वो सब खराब हो गई। अंडरस्टूड? क्या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉलीयूरिया एंड डायूरेसिस? डायूरेसिस एंड पॉलीयूरिया दे बोथ आर, मतलब यही कि पॉलीयूरिया इज अ कंडीशन एंड डायूरेसिस, पॉलीयूरिया इज अ सिम्टम and diuresis is a condition. I mean polyuria will be there in diuresis. मतलब polyuria तो होगा, मतलब polyuria का मतलब होता है कि more urine is polyuria, and diuresis is actually a condition in which there are certain substances which inhibit ADH, and when ADH is inhibited then polyuria is created. तो एक्चुअली क्या है कि एंटी डायूरेटिक, और डायूरेटिक का मतलब उसके एंटी, तो जब आप एंटी बोलते हो जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करे, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कंजर्व्स वाटर, पढ़ा था हमने। तो अगर एंटी डायूरेटिक इज कंजर्विंग वाटर, तो उसका ऑपोजिट क्या है, डायूरेसिस, दैट मींस वाटर विल नॉट बी कंजर्व्ड, एंड वाटर विल नॉट बी कंजर्व्ड, तो उससे क्या होगा, पॉलीयूरिया। आई मीन जब वाटर कंजर्व नहीं हो रहा तो पॉलीयूरिया, आई मीन मोर एंड मोर यूरिन इज देयर। तो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू परेशान होना, बोथ कैन बी यूज्ड सिनोनिमसली, ठीक है ना। बट पॉलीयूरिया हम सिम्टम को कहते हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी है। और डायूरेसिस को हम लोग वहां पे ले जाते हैं, एडीएच से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन है दोनों एक ही चीज है, उसमें कोई है नहीं, वाटर लॉस तो होना ही बॉडी से। धनंजय, कोई और तुम्हारे पास था डाउट? धनंजय तुम हो क्या क्लास में, आर यू देयर? तुम्हारा कोई डाउट चल रहा है टेलीग्राम पे? आर यू देयर इन द क्लास? नो, ही इज नॉट देयर। तो उसके कुछ डाउट थे, अब वो है नहीं यहाँ पे। और बच्चों तुम्हारे कोई डाउट? सर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जीन थेरेपी में इंक्लूडेड है? सॉरी, फिर से बोलना। सर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और वो एंजाइम एडमिनिस्ट्रेशन जीन थेरेपी में इंक्लूडेड है? नहीं, नो, enzyme replacement therapy and bone marrow transplantation is not included in gene therapy. Gene therapy is when you are giving a gene, a functional gene to the organ. In bone marrow transplantation, you are giving cells from any other healthy donor. That is not gene therapy. But at the same time, if you are modifying the transplant by adding gene into it and then transferring into the patient, then it is gene therapy. मतलब motive is this कि if you are giving gene, it is gene therapy.
ओके सर। सर एक बार ये आरएनए इंटरफेरेंस का लास्ट पार्ट दिखा देना।